देश को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा खतरनाक वो होते हैं जो देश के अंदर रहकर देश को बर्बाद करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, देश की गति को कम करना चाहते हैं। क्योंकि बाहर वाले को तो आप सीधा ठोक दीजिएगा कि बाहर ही है, मारो इसको। अंदर वाले जो हैं इनके लिए कुछ भी कीजिएगा, लेकिन मन में सहानुभूति तो रहती है कि भाई है तो अपना ही, और इसी का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन कैसे नरेंद्र मोदी सरकार इस मोर्चे पर काम कर रही है और कैसे पीएफआई को लेकर कांग्रेस ने जो किया उसकी वजह से 10 साल तक उस पर बैन नहीं लग पाया, आज उसकी भी बात करूंगा। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि भारत को मजबूत करने पर कैसे 3 मोर्चों पर काम हुआ है। पहले उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे, क्या होता है ना कि जब आदमी उस दौर से गुजर नहीं रहा होता है, कोई चीज पुरानी हो जाती है तो उसके बारे में उतना सोचता नहीं है। पहले क्या था कि आए दिन धमाके हो जाते थे तो दिमाग में रहता था कि टेररिज्म जैसी चीज भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब क्या, जम्मू कश्मीर के पार नहीं आ पाता आतंकी, देश में कोई ब्लास्ट किसी ट्रेन मेट्रो कहीं पर नहीं हो रहा है, किसी शॉपिंग मॉल किसी शॉपिंग के एरिया में नहीं हो रहा है, तो हमें ध्यान नहीं आता कि हम 8 साल से कितने सुरक्षित माहौल में रह रहे हैं टेररिज्म के लिहाज से। और इसलिए आप देखेंगे कि अगर जम्मू और कश्मीर की बात कीजिएगा, यहां आतंकवाद पर प्रहार हुआ है। और आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था तो कितना यहां पर लोगों ने हंगामा किया था कि अरे इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 30 साल में पहली बार, 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव आतंकी जो हैं वो कितने हो गए हैं? 200 से कम हो गए। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है 30 साल में कि 200 से भी कम एक्टिव आतंकी बचे हुए हैं। इसके यह हो गया आतंकवाद पर बड़ी कार्रवाई। दूसरा, नक्सली, इनके ऊपर या इनके समर्थकों पर कार्रवाई होती है। अरे उसको जेल में क्यों डाल दिया, वो तो बुजुर्ग है, उसको वहीं पर दिक्कतें आ रही हैं, छोड़ दीजिए, ये कीजिए। जो वो लोग जो नक्सलियों का समर्थन करते हैं, आज उन्हीं कार्रवाइयों का असर है कि 32 साल बाद झारखंड के लिए कहा जा रहा है वो नक्सल मुक्त हो गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आतंकवाद पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। नक्सलवाद में झारखंड जो है वो नक्सल से मुक्त हुआ है और कई हिस्सों में नक्सली प्रभाव कम हुआ है। और फिर तीसरा, आज पीएफआई पर जो एक्शन हुआ, जिसमें 15 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की है। पीएफआई के सदस्यों के 93 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। एनआईए और ईडी की कार्रवाई चली है। 106 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। 45 को एनआईए ने पकड़ा है। पीएफआई पर अब तक के सबसे बड़े एक्शन की और डिटेल आपको पहले दे देता हूं। पीएफआई पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों से जुड़े कई मामलों में आज एनआईए और ईडी ने सबसे बड़ी रेड की। एकदम सुबह सुबह उठते ही ताबड़तोड़ एक साथ सब जगह एकदम घुस गए एनआईए की टीम और ईडी की टीम। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है, अरे तुम्हारे यहां पहुंचे नहीं पहुंचे, फोन करके कोई पूछता, धड़ 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 सब जगह घुस गए। अलग अलग राज्यों में पीएफआई के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलाम और राष्ट्रीय सचिव नसरुद्दीन इलाम राम और केरल के पीएफआई अध्यक्ष सीपी मोहम्मद बशीर को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के ओखला से दिल्ली पीएफआई का अध्यक्ष परवेज गिरफ्तार हो गया है। एमपी के इंदौर में एमपी पीएफआई का अध्यक्ष अब्दुल करीम बेकरीवाला पकड़ लिया गया है। असम के गुवाहाटी से असम पीएफआई के अध्यक्ष अमीनुल हक को पकड़ा गया है। महाराष्ट्र के मालेगांव से नासिक पीएफआई का जिला अध्यक्ष मौलाना सैफुर रहमान को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के कोटा से राजस्थान पीएफआई अध्यक्ष आसिफ मिर्जा गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिलाध्यक्ष फैयाज अहमद को भी पकड़ा गया। मेजर गिरफ्तारियां हुई हैं। मतलब अगर आप इसको पीएफआई के हिसाब से देखें तो उसकी कमर तोड़ देने जैसी कार्रवाई है। बेंगलुरु से गिरफ्तार एक आरोपी यासिर हमन की रिमांड के लिए एनआईए ने जो रिमांड कॉपी कोर्ट में दी, उसके मुताबिक कोर्ट को एनआईए ने बताया कि यह पुख्ता जानकारी मिली है
कि पीएफआई के पदाधिकारी, सदस्य और काडर देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि एनआईए हवा में कार्रवाई कर रही है, एनआईए ने बकायदा रिमांड कॉपी में यह दिया है कि भैया हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि ये लोग देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और तभी इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है। आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ये लोग भारत के अंदर और विदेशों से फंड भी जुटा रहे हैं, तभी इस मामले में ईडी भी जांच कर रही है कि विदेश से फंड कैसे आ रहा है। ये लोग कई राज्यों में एक्टिव हैं, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली शामिल हैं। इस संगठन के लोग मुस्लिम युवाओं को कट्टर बना रहे हैं, आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन में इनकी भर्ती करवा रहे हैं। आरोपी भी आतंकी गतिविधि में शामिल है और वो आतंकी हमला करने की तैयारी कर रहा था ताकि लोगों में दहशत पैदा किया जा सके। ये एक आदमी पर कहा है, सोचिए 100 के करीब लोग अरेस्ट हुए हैं। तो किस तरह से पूरा नेटवर्क जो आरोप लग रहा है, अगर वो सही है तो किस तरह से काम कर रहा होगा। और जब ऐसी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, चलिए इसको थोड़ा अलग रख लें, और भी कई गिरफ्तारियां होती हैं, कुछ लोग हंगामा करते हैं, अरे फलाना को टारगेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि उसके बाद कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, क्योंकि वो पकड़ लिया गया। जिस दिन नहीं पकड़ा जाता है ना और बम फूटता है, लोग मरते हैं, तब समझ में आता है कि उसको पहले पकड़ लेते तो ये नहीं होता। पहले पकड़ने का अंजाम होता है कि विस्फोट रुकता है। इसी में यह कहा गया कि आरोपी बाकी सदस्यों को आतंकी हमले की ट्रेनिंग देने में भी शामिल है। आरोपी समाज के अलग अलग वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा करना चाहता है, वो सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ना चाहता है। आपको पीएफआई के गुनाहों की एक चार्जशीट भी दिखाता हूं। कई दंगों में पीएफआई के सदस्यों के शामिल होने के आरोप लगे हैं और यह पहली बार नहीं है। 16 अप्रैल 2022 दिल्ली का जहांगीरपुरी, जहां पर हिंसा हुई, पीएफआई के शामिल होने का आरोप लगा। ये मेजरली एक्टिव है केरल में, लेकिन हर जगह हिंसा होती है और इनका नाम सामने आ जाता है। अप्रैल 2022 खरगोन हिंसा में भी पीएफआई के शामिल होने के आरोप लगे। धीरे धीरे ये देश भर में फैल रहे हैं। फरवरी 2020 पीएफआई पर दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप लगा। साल 2020 सीए विरोधी हिंसा में पीएफआई का कनेक्शन निकल कर आया। कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे पर भी पीएफआई पर मुस्लिम लड़कियों को भड़काने का आरोप है। आपको याद होगा, मैंने बताया था, खुद सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 2 दिन पहले कहा था कि 2021 तक किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना था स्कूल में। ना ही ये सवाल कभी उठा रहे थे वो लोग कि ना हम तो हिजाब पहन के जाइबे करेंगे। साल 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की तरफ से सोशल मीडिया पर हिजाब पहनना शुरू करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया और इसमें छात्र एक बड़ी साजिश का हिस्सा बने। छात्र उनके निर्देश पर काम कर रहे थे और इसीलिए वहां पीएफआई का एंगल निकल कर आया कि जो छात्र सोचते भी नहीं थे कि स्कूल में हिजाब पहन के जाना है, उनके दिमाग में यह कट्टरता भर दी गई। पीएफआई पर यह भी आरोप है कि वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है और इसके लिए उसने 2047 का टारगेट रखा है। इसी साल जुलाई में पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी हुई थी। 8 पन्ने का दस्तावेज मिला था। आपको याद होगा, इस डॉक्यूमेंट में 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही गई थी। अच्छा, जो लोग ये सोचते हैं कि ये इस्लामिक राष्ट्र वाली कहानी है, अभी उनको 2012 का एक सबूत दूंगा। कैसे, बता रहा हूं। 2012-2014 का इसमें कहा गया है कि आजादी के 100वें साल में सत्ता मुसलमानों के पास होनी चाहिए। दस्तावेज के मुताबिक भारत में मुसलमानों को बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं है, बस 10% मुस्लिम साथ आ जाएं तो बहुसंख्यक घुटनों पर होंगे। इसमें लिखा था कि अल्लाह के कानून को स्थापित करना मुसलमानों का धर्म है और मुस्लिम ही इस धरती के राजा हैं। पटना में हुई छापेमारी में जो दस्तावेज मिले उसके मुताबिक 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करने के लिए 4 चरण का प्लान था। पहले चरण में मुसलमानों को पीएफआई के बैनर तले लाना था। भर्ती के बाद उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जानी है। दूसरे चरण में फोर्स तैयार होने के बाद ताकत दिखाई जाएगी। संविधान और अंबेडकर की आड़ में नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए विदेशी मुस्लिम ताकतों से फंडिंग कराई जाएगी। तीसरे चरण में चुनाव जीतने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी का इस्तेमाल होगा। हिंसा करने के लिए हथियार और विस्फोटक लगातार जमा किए जाएंगे और प्लान के मुताबिक चौथे चरण में पीएफआई मुस्लिम समाज को लीड करेगा। सत्ता में आने के बाद पीएफआई हिसाब से काम करेगा। पुलिस और सेना में पीएफआई के लड़ाके भर्ती कराए जाएंगे और जो इसका विरोध करेगा उस पर एक्शन होगा। पीएफआई पर अब जो मैं आपसे कह रहा था कि कुछ लोग कह सकते हैं अरे ये तो ऐसे ही डाल दिया कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये है वो है। मैं आपको 2012 में ले जा रहा हूं, साल 2012 में। और ये भी आपको इसलिए जानना चाहिए कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बीजेपी की साजिश है।
ये नरेंद्र मोदी की साजिश है, ये मुसलमानों के खिलाफ। बॉस सुनिए, पीएफआई पर साल 2012 में ही केरल में कांग्रेस की ओमान चांडी सरकार ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके यह कहा था कि कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैंड संगठन सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का एक और रूप है। यह बीजेपी नहीं कह रही, यह नरेंद्र मोदी नहीं कह रही, यह केरल के अंदर ओमन चांडी मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार वो कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर कह रहे हैं कि यह तो आतंकवादी संगठन सिमी का दूसरा रूप है पीएफआई। उस केरल के अंदर कह रहे हैं जहां पर बीजेपी तो उस वक्त सत्ता में कहीं जीरो थी, अभी भी जीरो ही है, उस वक्त तो और खत्म थी। हलफनामे में यह कहा गया था कि सिमी के ज्यादातर पूर्व सदस्य ही पीएफआई को संभाल रहे हैं और उनके ज्यादातर काम देख रहे हैं। यह साबित करता है कि पीएफआई ही सिमी का एक दूसरा रूप है। सरकार ने यह भी कहा था कि पीएफआई देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है। हलफनामे में यह भी लिखा गया था कि 27 मर्डर केस में पीएफआई के सदस्य शामिल हैं और ज्यादा मर्डर केस सीपीएम और आरएसएस काडर के हैं। सरकार ने यह भी माना था तब कि ज्यादातर हत्याओं का मकसद सांप्रदायिक था। यह कांग्रेस की ओमन चांडी सरकार ने 2012 में कोर्ट में कहा था। दरअसल पीएफआई ने केरल के 4 जिलों में पुलिस से स्वतंत्रता दिवस के दिन आजादी मार्च निकालने की इजाजत मांगी थी, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। यह कहा गया कि इससे कानून व्यवस्था को खतरा हो जाएगा। केरल पुलिस के इसी फैसले के खिलाफ पीएफआई ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी। साल 2012 में केरल में कांग्रेस सरकार पीएफआई को देश के लिए खतरा बता रही थी, सुने ना अभी आप। लेकिन साल 2013 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पीएफआई के सदस्यों को बचाने में लगी हुई थी और इसीलिए मैंने कहा कि 2012 में जब इनको बताया जा रहा था देश के लिए खतरा, उसी वक्त मनमोहन सरकार इनको बैन कर सकती थी, वहां की सरकार बैन कर सकती थी, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि 2013 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार इनको बचा रही थी। साल 2013 में जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो यह फैसला लिया गया कि पीएफआई और एसडीपीआई, जो पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है, उसके सदस्यों पर दर्ज केसेस को ड्रॉप किया जाएगा। ये केस भी कौन से थे? कोई छोटी मोटी चोरी लूट के नहीं थे, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के आरोप के थे। साल 2013 में सिद्धारमैया सरकार ने 1600 पीएफआई एक्टिविस्ट से 176 केस हटाने की इजाजत दे दी थी। उस पीएफआई के ऊपर से केसेस हटाने की इजाजत दी जिनको खुद कांग्रेस की केरल की सरकार आतंकवादी संगठन सिमी से जोड़ रही थी। 2012 में वो आतंकवादी संगठन जैसे दिख रहे थे केरल के अंदर, 2013 में कांग्रेस जो है कर्नाटक में उनके लोगों को छोड़ रही है। ये अपने आप में क्या विडंबना है, आप सोचिए। ये केसेस जो थे, जो सिद्धारमैया सरकार ने वापस लिए, वो 2008 से 2013 के बीच बीजेपी सरकार के दौरान दर्ज किए गए थे। साल 2015 में भी ऐसा ही हुआ। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने साल 2009 में मैसूर में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के केस में पीएफआई सदस्यों पर दर्ज हुए 40 क्रिमिनल केस को वापस लेने की सहमति दी। तब कर्नाटक पुलिस इस फैसले से खुश नहीं थी। पुलिस खुश नहीं थी, लेकिन सरकार ने दे दी इजाजत। राज्य के कई पूर्व अधिकारियों ने इसे बड़ी गलती बताया। हालांकि कर्नाटक के तत्कालीन गृह मंत्री ने कैबिनेट के फैसले का बचाव किया। यह तर्क दे दिया कि कैबिनेट कमेटी की सिफारिश पर ही यह फैसला लिया गया। सोचिए पीएफआई पर कब की लगाम लग चुकी होती अगर कांग्रेस ने अपनी ही केरल सरकार को सुन लिया होता या देखा होता कि कर्नाटक की पुलिस क्यों विरोध जता रही, लेकिन लोगों को छोड़ रही थी कांग्रेस कर्नाटक के अंदर, पीएफआई के लोगों को। और आपको यह भी बता दूं कि केरल की सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा था कि ये लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते, जो अभी आपको बता रहा हूं कि अब जो 2047 का प्लान मिला है, ये 2012-14 में केरल में सरकार बता चुकी कोर्ट के अंदर कि इन लोगों का पीएफआई का मकसद यही है, इस्लामिक राष्ट्र बना देना। तो कोई ऐसे ही डॉट नहीं जुड़ा है। अच्छा, इतना ही नहीं, जनवरी 2020 की एक बात आपको बताता हूं। तब एनआईए एक्ट के खिलाफ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। तब पीएफआई